नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लास में जो बच्चा गणित की पहेलियाँ नहीं सुलझा पाता, वही बच्चा खेल के मैदान में या संगीत में रातों रात चैंपियन कैसे बन जाता है? क्या सिर्फ किताबों को रट लेना ही बुद्धिमान होना है, या बुद्धि का मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा है? आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान और बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, जिसका नाम है बुद्धि की अवधारणा, और इससे संबंधित मुख्य सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम अल्फ्रेड बिने के एक कारक के सिद्धांत से लेकर हार्वर्ड गार्नर की बहुबुद्धि तक सब कुछ इतनी गहराई से कवर करेंगे कि परीक्षा में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो तैयार कर लीजिए अपनी नोटबुक और पेन। आज हम इस टॉपिक को रटेंगे नहीं, बल्कि गहराई से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि कोई विशिष्ट क्षमता नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की एक क्षमता है। सोचने, समझने, समस्याओं को सुलझाने और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की एक क्षमता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं जो अक्सर टीचिंग एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, जिसमें टर्मन की है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने कहते हैं बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। कौन से हैं वो 4 शब्द? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। वहीं दूसरी ओर वैक्सलर बुद्धि के बारे में कहते हैं बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तार्किक चिंतन करता है और अपने वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। बुद्धि की कुछ विशेषताएं होती हैं। बुद्धि जन्मजात और प्राकृतिक होती है। बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, बुद्धि पर वंशानुक्रम, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो बुद्धि की विशेषताएं ध्यान रखनी है। बुद्धि जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, परिवर्तनशील होती है। विशेष परीक्षाओं को पास करके या विशेष अभ्यास करके इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। थ्रोनडाइक और गैरेट ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मूर्त या गत्यात्मक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। मूर्त या गत्यात्मक बुद्धि का संबंध मशीनों और उपकरणों से होता है। ये किन में अधिक होती है? इंजीनियर, मैकेनिक और कारीगर जो इस प्रकार काम करते हैं, उनमें मूर्त या गत्यात्मक बुद्धि अधिक होती है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। इसका संबंध किताबी ज्ञान, शब्दों, प्रतीकों और गणितीय समस्याओं से होता है। ये सबसे अधिक किन में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी डॉक्टर्स में, वकील में, चित्रकार और दार्शनिकों में अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट अधिक होती है। थर्ड है सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि। समाज के लोगों के साथ घुलने मिलने और प्रभावी संबंध बनाने की क्षमता है। ये अधिक पाई जाती है नेताओं में, कूटनीतिज्ञों में और सामाजिक कार्यकर्ताओं में। अब हम देखते हैं बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिनमें सबसे ज़्यादा सीटेट के प्रश्न बनते हैं। हमारा पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी। इसको दिया है अल्फ्रेड बिने ने, और टर्मन और स्टर्न ने इसका समर्थन किया था। ये याद रखेंगे, एक कारक का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक ही अविभाज्य इकाई है। अगर कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में बुद्धिमान है तो हर क्षेत्र में बुद्धिमान होगा। जैसे अगर एक व्यक्ति अच्छी चित्रकला करता है तो इस सिद्धांत के अनुसार वह गणित में भी बुद्धिमान होना चाहिए। उसका सामाजिक कौशल भी अच्छा होना चाहिए। कि बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई माना है। किस सिद्धांत के अनुसार? एक कारक सिद्धांत के अनुसार। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान इसको नकार चुका है। अगला सिद्धांत है हमारा 2 फैक्टर थ्योरी, जिसके प्रतिपादक हैं चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने ये माना कि बुद्धि जो है 2 कारकों से मिलकर बनी है, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। जर्नल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल फैक्टर ये जन्मजात होता है, हर व्यक्ति में ये अलग अलग मात्रा में पाया जाता है और हर मानसिक कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी कार्य उसमें हम जी फैक्टर का उपयोग करेंगे। लेकिन जो एस फैक्टर है इसे वातावरण से अर्जित किया जाता है, प्रैक्टिस करके अर्जित किया जाता है। जैसे संगीत का अभ्यास करके कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, खेल का अभ्यास करके, गणित का अभ्यास करके तो अपने एस फैक्टर को बढ़ा सकता है।
टू फैक्टर थ्योरी जो है स्पीयरमैन ने दी है, बोला एक है जी फैक्टर, एक है एस फैक्टर। जी फैक्टर जन्मजात है और सभी कामों में इसका इस्तेमाल होता है। एस फैक्टर अभ्यास करके अर्जित किया जाता है या वातावरण से अर्जित किया जाता है और विशेष कामों में इसके अलग अलग काम आता है। अगला है हमारा बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसके प्रतिपादक हैं E.L. थॉर्नडाइक। ये सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता, बुद्धि कई विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। इसे बालू का सिद्धांत कहते हैं या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मल्टी फैक्टर थ्योरी कहता है ये विशिष्ट योग्यताओं का समूह है, कोई जी या एस फैक्टर नहीं होता है। इसके प्रतिपादक है हमारे E.L. थॉर्नडाइक। अगला इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इनको देते हैं लुई थर्स्टन। इन्होंने स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के बीच का रास्ता निकाला। इनके अनुसार बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, जिसमें स्मृति, तार्किक क्षमता, शाब्दिक क्षमता आदि आते हैं। अगला है 3D थ्योरी या 3D मॉडल, जिसके प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड। इन्होंने बुद्धि को 3D मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। इसके 3 आयाम हैं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन, व्यक्ति कैसे सोचता है। कंटेंट, किस वस्तु के बारे में सोचता है। सोचने का परिणाम क्या आता है। तो 3D थ्योरी किसने दी है? 3D थ्योरी दी है गिलफोर्ड ने। कौन कौन से इसके? एक है ऑपरेशन, दूसरा है कंटेंट और तीसरा है प्रोडक्ट। अगला है फ्लूइड या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। इसके प्रतिपादक हैं कैटल। तरल बुद्धि, तर्क करने और नई समस्याओं को हल करने की जन्मजात क्षमता, ये वंशानुक्रम पर आधारित होती है। और दूसरी क्रिस्टलाइट, अनुभव, शिक्षा या वातावरण से प्राप्त ज्ञान। ये थोड़ा थोड़ा जी और एस टू फैक्टर थ्योरी के समान ही हमें प्रतीत होती है। अगला है त्रितंत्र सिद्धांत, ट्रायर्किक थ्योरी। इसके प्रतिपादक स्टर्नबर्न है। इन्होंने बुद्धि को सूचना संसाधन के रूप में देखा है और 3 भाग इसके बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कॉम्पोनेंटियल और एनालिटिकल, समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करना। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिएटिव, पुराने अनुभवों का उपयोग करके कुछ नया बनाना। तीसरा है कंटेक्चुअल, प्रैक्टिकल, दिन प्रतिदिन जीवन की वातावरण के अनुकूल ढालना। इसको इन्होंने स्ट्रीट स्मार्ट बोला है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी सिद्धांत से आते हैं, ये याद रखना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्नर ने। हार्वर्ड गार्नर ये मानते हैं कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जैसे भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि अधिक मिलेगी कवियों में और लेखकों में। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तर्क करना और अंकों की समझ, ये वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि, जिन्हें चित्र या दिशा का अच्छी कल्पना कर पाते हैं, ये पायलट, मूर्तिकारों, आर्किटेक्ट में अधिक होती है। अगला है शारीरिक गति। ये बुद्धि शरीर की गति पर नियंत्रण रखने में ज़्यादा योग्य होते हैं वो लोग, उनमें अधिक पाई जाती है। ये खिलाड़ी और नर्तकों में अधिक होती है। अगला है संगीतमय बुद्धि। ये सुर, लय और ताल की समझ के योग्य बनाती है, संगीतकारों में अधिक पाई जाती है। अंतर्व्यक्ति का बुद्धि, जो दूसरे के भावों और व्यवहार को समझ लेते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये अधिक पाई जाती है नेता में, मनोवैज्ञानिक और शिक्षक में। इसको हमें याद रखना है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि नेता, मनोवैज्ञानिक और शिक्षकों में अधिक पाई जाती है। अगला है अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, खुद की भावनाओं और क्षमताओं को समझना, ये दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरुओं में अधिक पाई जाती है। और सबसे अंतिम है प्रकृतिवादी, पेड़ पौधों की समझ, ये किसान और पर्यावरणविदों में अधिक पाई जाती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्नर ने। बुद्धि को इन्होंने 8 भागों में बांट दिया है। बुद्धि को इन्होंने इस प्रकार से बताया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। जैसे भाषाई बुद्धि कवि और लेखक में पाई जाएगी। तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में अधिक होती है। स्थानिक बुद्धि पायलट, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट में होगी। शारीरिक गतिक बुद्धि शरीर पर नियंत्रण रखने की जिनको आवश्यकता होती है उन पर अधिक होती है, जैसे खिलाड़ी और नर्तक। इसी प्रकार इन्होंने 8 बुद्धियों को बताया है। इन्हें आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, 1 से 2 बार इसको रिवीजन करना है। अब देखते हैं बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है? बुद्धि का देखो, मेंटल एज का सबसे पहले कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने कि मेंटल एज एक्चुअल में शारीरिक आयु या
लॉजिकल एज से अलग होती है। और आईक्यू नापने का विचार दिया है स्टर्न ने। आईक्यू निकालने का पूर्ण सूत्र दिया टर्मन ने। इन चीज़ों को याद रखना है। मानसिक बुद्धि को सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया है। दूसरा, बुद्धि लब्धि का विचार विलियम स्टर्न ने दिया है। और आईक्यू निकालने का सूत्र दिया टर्मन ने। आईक्यू निकालने का सूत्र क्या होता है? मेंटल एज, जिसे हम ज्ञात करते हैं बुद्धि लब्धि परीक्षणों से, और उसकी 100 से गुणा कर दें और पूरे को भाग कर दें क्रोनोलॉजिकल एज से। ये एक टेबल है, इसको याद करके रखते हैं, कभी कभी इसमें सवाल आ जाते हैं। अगर आईक्यू 140 से इससे ज़्यादा हो उसको बोलेंगे हम प्रतिभाशाली या गिफ्टेड। 120 से 139 के बीच सुपीरियर प्रखर बुद्धि वाला। 110 से 119 एबोव एवरेज या तीव्र बुद्धि। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 80 से 89 मंद बुद्धि। और 70 से 79 क्षीण बुद्धि। और 70 से कम है तो जड़ बुद्धि, कमज़ोर। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।